हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जाने कि बिहार शिक्षक की धुआंधार परीक्षा की तैयारी चल रही है। बट यार, परीक्षा का भी ना एक टेक्निक होता है, क्योंकि आज का जो कंपटीशन है ये टेक्निकल हो गया है, तो आपकी पढ़ाई भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से टेक्निकल ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण योगदान बनता है आपका कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे बेस्ट एक क्वालिटी आपके अंदर अगर कहा जाए तो होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है ना कि जब आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं आप करते हैं, तभी ऐसा हो सकता है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज की इस सीरीज में जितने भी महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं में रनिंग करते हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को नोट भी करेंगे और यहाँ पे समझेंगे भी। आपका ये सबसे बेस्ट साबित होगा। और एक बार मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग एक प्रश्नों की एक नोट्स बना लो, जिसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं उसको आप लोग उसमें नोट करिए और उसको रिवीजन किया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि सूर्य के चारों ओर, यहाँ और टाइप हो गया है इसे, और है आपका सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका उपग्रह, और सी दिया कुशल तारा, डी दिया ये सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। वो या तो कुशल तारा ट्रिक कर देते हैं या ये सभी ट्रिक कर देते हैं आपका। तो कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं समझा दूँ यहाँ पे कि वे खगोलीय पिंड जो किसी तारे के चारों तरफ घूमते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और सूर्य हमारा क्या है, तो यह एक तारा है। और यहाँ पे सवाल में जो ऑप्शन सही होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ग्रह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए, किसी तारे के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं आपका। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। और एक विशेष बात और सुन लीजिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे खगोलीय पिंड जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं आपका। और वे जो है आपका क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, एस्टेरॉइड्स कहलाते हैं। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो कुछ खगोलीय पिंड जो है चक्कर लगाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, वे जो है आपका क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं आपका, और वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपका। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है आपका। तो वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं आपका, 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं आपके। पहले कितने थे, पहले 9 थे, बट 2006 में खगोलीय संघ की महासभा के द्वारा जो है प्लूटो को, यम ग्रह को, जो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो वर्तमान समय में आप याद रखेंगे कुल 8 ग्रह है आपका सौरमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए अभी अभी हमने आप लोगों को समझाया कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को हम लोग क्या कहते हैं, और वैसा सवाल भी आपका यहाँ पे आ गया। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, उपग्रह कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, यानी कि किसी ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। किसी ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, किसी तारे के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं आपका। ठीक है, तो खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ लगाएंगे चक्कर वो उपग्रह कहलाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, ये परीक्षा में इसको भी कई बार पूछा गया है, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये मैं जो परीक्षाओं में रनिंग किए हैं उन्हीं से मैं लेकर के आया हूँ, तो आप इसको जरूर नोट करेंगे। आपका ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, तो ग्रहों की गति का नियम दिया है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं है आपका। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है होने वाला है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। केपलर ने जो है वो ग्रहों की गति को क्या किया, प्रतिपादित किया था आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। बताइए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अब समझिए इसको, अगर किसी ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी है तो वह
उपसौर कहलाएगा, और अधिकतम दूरी है तो वह अपसौर कहलाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको और समझिए, ये 2 डेट पर होता है। एक होता है आपका कब, 4 जुलाई पर, 4 जुलाई को होता है, और एक आपका होता है वो 3 जनवरी को होता है आपका। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग, यानी कि 4 जुलाई और 3 जनवरी। तो देखो आप लोग, जो इसमें डेट बड़ी है उस दिन दूरी अधिक होती है, यानी कि 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई को जुलाई में 4 वर्ड भी होते हैं और 4 अंक भी है आपका। तो 4 जुलाई को अपसौर वाली घटना होती है जब दूरी अधिक होती है किसी ग्रह की सूर्य से, और 3 जनवरी को जो है उपसौर वाली घटना होती है जब सूर्य और पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो दूरी नज़दीक होती है आपका सूर्य से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को आप सही करिए, उपसौर होगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। सवाल है आपका कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 81, और सी दिया है इसमें 95, डी दिया है 89, 89 आपका। तो अंतरिक्ष में अगर हम कुल तारामंडलों की बात करेंगे आपका तो 89 है आपका। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है आपका। पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या अगर हम लोग बात करें तो कितनी है आपका, 4 है आपका। जो डिटेल ज्योग्राफी की जो श्रृंखला है उसमें आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, जो सूर्य से शुरू के 9 ग्रह हैं आपके, जैसे आपका हम लोग कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये जो शुरू के 8 ग्रह हैं, इसमें जो 4 ग्रह हैं यानी कि मंगल तक के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं आपके ना, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और बाद में बृहस्पति को लेकर के जो 4 ग्रह लास्ट वाले हैं वे बाह्य ग्रह कहलाते हैं आपका, या उन्हें हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। तो बाह्य ग्रहों की संख्या पूछे तो भी 4 बताएंगे आप, और पार्थिव ग्रहों की संख्या पूछे तो भी 4 बताएंगे आप। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो पार्थिव ग्रहों में कौन कौन शामिल है, देखिए इसमें शामिल हो जाएगा जो शुरू के 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हो जाएंगे। बृहस्पति ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हो जाएंगे आपका, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं आपका। तो यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया है चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल आपका। जवाब दीजिए। और इसमें जो गलतियां करते हैं बच्चे ना, वो ज़्यादातर चंद्रमा गलती करते हैं, क्योंकि चंदा मामा है ना, तो सब सोचते हैं कि इन्हीं की पूजा होती है, तो ऐसा नहीं है। आप ट्रिक करिए इनको। चलिए, ये जो सवाल है आपका, इसका उत्तर है शुक्र आपका। यूरोपवासी जो है किस ग्रह की पूजा करते हैं, तो शुक्र की पूजा वो करते हैं। और शुक्र की तो बहुत सारी बातें हैं, आप जानते भी हैं। जैसे हम लोग शुक्र को कहते हैं सांझ का तारा कहते हैं, इसे हम लोग भोर का तारा कहते हैं। और शुक्र इतना समझ लो ना कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ढीठ टाइप के लोग होते हैं जो सबसे विपरीत चलते हैं। तो ये शुक्र जो है ये अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। और इसके पास समझिए कि कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ये अकेला है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है आपका, ठीक है। इसे हम लोग भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, और सब तो सब ठीक है। इसको हम लोग पृथ्वी का वाहन भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसको कहा जाता है। ये सारे सवाल शुक्र से बनते हैं, और इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, नोट भी कर लीजिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। जवाब दीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका प्लेट विवर्तन की, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्राकृतिक साधन, सी दिया ज्वालामुखी, और डी दिया है भूकंप विज्ञान। क्या सही होगा यही आपको बताना है। चलिए, तो पृथ्वी की अगर हम लोग आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत की बात करते हैं आपको, तो देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एकदम विशेष रूप से जो जानकारी मिलती है, पूरा विस्तृत जानकारी, स्पष्ट रूप से जो हमें जानकारी मिलती है, स्पष्ट आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो वो भूकंप विज्ञान से होता है आपका। भूगोलवेत्ताओं ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई साधन अपनाए। जैसे उन्होंने अप्राकृतिक साधन अपनाए, उन्होंने प्राकृतिक साधन अपनाए, लेकिन इससे स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई आपका। तो स्पष्ट जानकारी जो मिलती है वो भूकंप विज्ञान से मिलती है। आप जो डिटेल ज्योग्राफी की श्रृंखला एक बार फिर बता दें, उसमें आप जुड़िए और वहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में आप स्पष्ट रूप से जानकारी पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पष्ट रूप से जब भी बात करें कि जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो आप याद रखेंगे भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है आपका। और भूकंप विज्ञान को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, और भूकंप की तीव्रता हम लोग किसमें मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कितने राज्य हैं,
और आप सभी लोग जान रहे हैं कि 28, 29, 36, 15 क्या होगा इसमें बताइए आप। तो भारत में जो कुल कितने राज्य हैं ये बात हम लोग करेंगे। तो इस समय भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं भारत में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपका? ऑप्शन नंबर दिया इसमें गंडक, सॉरी यहाँ पे गलत टाइपिंग है आपका, तो गंडक है आपका, ठीक है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंडक, बी दिया है कोसी, सी दिया है ब्रह्मपुत्र और डी दिया है आपका गंगा। बताइए भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। जवाब दीजिए। और इसमें जो है ऑप्शन सही होगा आपका, वो गंगा होगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है और ये गोमुख गंगोत्री से निकलती है, बंगाल खाड़ी में जाकर के गिर जाती है आपका, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे आपका। कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है बिहार की परीक्षा के लिए क्योंकि इसको पूछा जा सकता है आपका। बिहार को बार बार डुबाती है कोसी नदी आपका, ठीक है। तो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी हो जाएगा आपका, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी आपका 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए यहाँ पे कुछ विशेष बात है उसको देख लीजिए आप। 4 नवंबर सन 2008 ईस्वी को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपका क्योंकि सवाल में पूछा गया था गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा हिमालय पर्वत से गोमुख से निकलती है, गंगोत्री हिमनद के अंत से निकलती है और बंगाल खाड़ी के मुख में जाकर गिरती है आपका। यह भारत की एक सीमा पारिक नदी है, मतलब भारत से बाहर भी बहती है आपका, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है आपका। गंगा का कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया आपका, ठीक है। तो गंगा को बचाने के लिए, साफ सफाई के लिए आपका इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। पूरा उत्तर भारत इस पर आधारित है, कृषि इस नदी से की जाती है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? भारत की सबसे ऊंची मीनार की अगर हम लोग बात करें आपका तो कौन सी है? इसमें ऑप्शन ए दिया 4 मीनार, बी दिया कुतुब मीनार, सी दिया झूलता मीनार और डी दिया है शहीद मीनार आपका। बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। इसको तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और पूरा इसको इल्तुतमिश ने कराया आपका, ठीक है ना। कुतुब मीनार है कहाँ पर? दिल्ली में आपका। आगे देखिए, महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके उत्तराधिकारी तस्मुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था आपका, ठीक है ना। तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है हर मंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ये और सब लोग जानते हो कि भारत की सबसे ऊंची अगर हम लोग मूर्ति की बात करेंगे आपका तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है गुजरात में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, सवाल में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नोट पॉइंट है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, साथ में इसको भी तैयार करिए आप। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री दोनों चीजें मिल गई आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है आपका। यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे आपको, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण कराया था, शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी के एक टापू है आपका। एक चीज ध्यान रखें, कौन सी नदी नजदीक में आपका? तो नर्मदा नदी, ये भी ध्यान रखेंगे आप। यह स्थान भारतीय गुजरात राज्य के भरूची के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, परीक्षा में इसको एक बार पूछा भी गया था कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है आपका जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, वो किस जिले में है? तो नर्मदा जिले में है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात मिल गई आपको।
ये विश्व की जो है वो सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी लंबाई 182 मीटर, लंबाई भी याद रखेंगे 182 मीटर है आपका, फुट में याद रखेंगे 597 फीट है। इसके बाद विश्व की दूसरी ऊंची अगर हम लोग मूर्ति की बात करें तो चीन में जो है स्प्रिंग टेम्पल, ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है। ये आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग टेम्पल जो है किसकी मूर्ति है, तो बुद्ध जी की मूर्ति है आपका, और जिसके आधार के साथ कुल ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 153 मीटर है आपका, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है आपका, 182 मीटर है। ठीक है, तो ये रही बात कुछ इसकी स्टैचू ऑफ यूनिटी की। अगला क्वेश्चन बिहार से आपका, बिहार में परीक्षा भी देने जाएंगे आप लोग और बिहार से सवाल भी आपका। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है आपका, ठीक है ना, मनाया जाता है, मनाई जाती है। तो बिहार दिवस कब मनाई जाती है आपका, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, बताइए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका 22 मार्च है आपका, 22 मार्च को ध्यान रखेंगे आप लोग। ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बिहार राज्य के गठन को चिन्हित करता है आपका। बिहार दिवस 22 मार्च सन 2010 से शुरू हुआ। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि बिहार दिवस जो मनाना शुरू हुआ ना वो 22 मार्च 2010 से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष है बेल, पीपल, आम, नीम, बताइए बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है आपका पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है आपका। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे बिहार की शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये वीडियो नहीं मिल पाती है, तो आप लोग शेयर कर देंगे तो सारे बच्चों को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए मैं श्रृंखला चलाता हूँ। तो प्लीज़ इतना आप लोग जरूर करिएगा कि इसको आप लोग आगे बढ़ाइएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।